सहेली। सखी सहेली। सखी सहेली कार्यक्रम सुनने वाली सभी सखियों और सखाओं को मंदाकिनी जोशी और आरती श्रीवास्तव का प्यार भरा नमस्कार। कैसी हो? बिल्कुल ठीक हूँ। वैसे भी त्योहारों का मौसम है तो अच्छा बनना तो बनता है ना। तो त्योहार का मौसम है तो अच्छा बनना बनता है। तो त्योहार नहीं होगा तो अच्छा नहीं बनेंगे। बिल्कुल। तो लेकिन रहता ना त्योहार की कुछ वाइब सी अलग सी होती है ना। कुछ ऐसा लगता है मन में एकदम तरंग सी उठती है कि ना कि अभी आज त्योहार है या अब हम तैयारी करेंगे, उसकी त्योहार की तैयारी करेंगे, पकवान बनाएंगे। पकवान क्योंकि मेरे जो फेवरेट है, मुझे कुछ खाना अच्छा। मुंह में पानी आ गया है। अच्छा बताओ क्या क्या तैयारी करके आ रही हो घर से? क्योंकि भागती दौड़ती आ रही थी तुम और अभी देख भी रही हूँ काफी मतलब एक्टिव तो लग रही है, ऊर्जा भी दिख रही है और काफी खुश भी दिख रही हो। लेकिन लगता है तुमने कुछ खास किया है घर में आज। बहुत बहुत कुछ खास किया है और अभी से नहीं कर रही हूँ। मतलब जब से धनतेरस और इससे पहले से जो त्योहार जो शुरू होते हैं ना तो वहां से उस समय से करती चली आ रही हूँ। तो मैंने आज रंगोली सुबह सुबह ही बना डाली। अच्छा। हाँ, और सुंदर सुंदर से सब चीजें निकाल के रख ली, कपड़े अपड़े सब तैयारी करके आई हूँ मैं पूरी, है ना, कि मुझे बहुत ज्यादा टाइम ना लगे सब करने में, ढूंढने में या कुछ करने में। यही करना चाहिए ना, पहले से तैयारी करके रखनी चाहिए। सामान सब पहले से निकाल के रख दो भाई, ताकि फिर दिमाग ना खराब। अच्छा मिल नहीं रहा है, अब ढूंढते रहो। ये चीज एंड टाइम पे फिर हम तंग करते हैं, खुद भी तंग होते हैं और घर वालों को भी तंग कर देते हैं। तो अच्छा एक बात बताओ, रंगोली बना के आई हो, हमारी वो बहनें जो रंगोली बनाना नहीं जानती, वैसे तो आजकल सभी बहनें रंगोली बनाना सीख गई हैं, नेट से देख लेती हैं, सब कुछ है, फिर भी एक हाथ की कला होती है। तो रंग कहाँ से लाएं अगर कोई अच्छी रंगोली बनानी हो और कई दिन तक टिकानी हो? वैसे तो रंग गुलाल से भी बनाई जाती है, फूलों से भी बना सकते हैं। फूलों से बना सकते हैं, अच्छी लगती है फूलों से भी। और ये रहता है ना कि जैसे साफ करना है या कभी साफ सफाई या कोई पैर ना पड़ जाए किसी का, इस तरह से इसी जगह पे बना रहे हैं तो कोई बात नहीं, आप उसको थोड़ा सा आप झाड़ के थोड़ा सा एक साइड में कर दीजिए, फिर अगले दिन वापस से बना दीजिए। अब ऐसे वाले कलर आ गए ना, थोड़े बुरबुरे से जो होते हैं वो आप एक तरफ को हटा देंगे, वो मतलब दाग नहीं छोड़ते हैं। जैसे कि उस पर कब लगता है ना कि पैर ना पड़ जाए उस पे, तो अच्छा नहीं लगता है। तो वो आप हटा के एक तरफ कर सकते हैं और वापस से अगले दिन आप बना सकते हैं। अच्छा। तो मैं तो वही वाले यूज करती हूँ और बहुत अच्छे रहते हैं, वो आराम से गिरते हैं, इतने अच्छे तरीके से लगता है ना, और मन करता है और बनाते जाओ। क्या बात है, क्या बात है, बहुत सुंदर बात बताई तुमने हमारी बहनों को। आज क्या क्या विषय लेकर आई हो ये तो बताओ। हाँ, वो बताने जा रही थी। दीपावली की उतनी उत्सव में इतनी खुश हो गई हो बहुत कि आज भूल गई हो बताना। आज दिन विशेष में हम लेकर आए हैं नरक चतुर्दशी के ऊपर बात करेंगे, चर्चा करेंगे और हम बात करेंगे विश्व सांख्यिकी दिवस के ऊपर भी। और सखी विशेष में हम लेकर आए हैं हरमिलन बैंस को, जो कि ट्रैक एथलीट है। और मंदाकिनी जी, मैं आपसे एक बात कहना चाहती हूँ। क्या? फिक्र से रहिए बेफिक्र। भाई ये कहना तो अच्छा लगता है कि फिक्र से रहिए बेफिक्र, पर क्या करें, फिक्र कम ही नहीं होती है, कोई ना कोई फिक्र लगी ही रहती है। ये तो हमारे श्रोता बताएं। बिल्कुल, आप भी बताइए। हाँ, हम भी बताएंगे और वो श्रोता बताएंगे कि कैसे वो फिक्र से बेफिक्र रहते हैं या उनके जीवन में क्या क्या फिक्र लगी रहती हैं और किस तरह से वो बेफिक्र होकर जीवन चलाते हैं। बिल्कुल, और किस तरह से उनको रहना चाहिए, हमको रहना चाहिए, वो बताएं, अपने एक्सपीरियंस बताएं। और एक चीज आप भूल रही है, जो मेरी फेवरेट चीज आप बता नहीं रही है उस चीज को। क्या? आज हम व्यंजन भी तो लेकर आते हैं ना। बताइए, त्योहार का दिन है और आपने बस व्यंजन कोई, मैं आपसे गुस्सा हो चुकी हूँ इस बात पे। देखिए, त्योहार में कभी किसी से नाराज नहीं हुआ जाता है, ऐसा कहते हैं ना, है ना। लेकिन उसके लिए आपको मुझे गुलाब जामुन खिलाना पड़ेगा। हाँ बिल्कुल, मैं आपको 2 गुलाब जामुन खिलाने वाली हूँ और आप अच्छे से व्यंजन भी बताएंगे और हमारी सखियां भी बताएंगी, सखा भी बताएंगे कि आज वो अपने घर में क्या व्यंजन बना रहे हैं। फिर वही बात कहेंगे कि आपकी परंपरा में खास तौर से क्या आज के दिन पारंपरिक व्यंजन बनता है, उसके बारे में कम से कम शब्दों में हमें अपनी बात कहें ताकि आपके विचार हम शामिल कर सकें। बिल्कुल। तो अब एक प्यारा सा गीत सुन लें। जरूर। आप यूं ही अगर हमसे मिलते रहे, देखिए एक दिन प्यार हो जाएगा। आप यूं ही अगर हमसे मिलते रहे, देखिए एक दिन प्यार हो जाएगा। ऐसी बातें न करो हंसी जादूगर, मेरा दिल तेरी आँखों
हमसे मिलते रहे, देखिए एक दिन प्यार हो जाएगा। पीछे पीछे मेरे आप आती हैं क्यों, पीछे पीछे मेरे आप आती हैं क्यों, मेरी राहों में आंखें बिछाती हैं क्यों, आप आती हैं क्यों। क्या कहूँ आपसे ये भी एक राज है, एक दिन इसका इज़हार हो जाएगा। आप यूं ही अगर हमसे मिलते रहे, देखिए एक दिन प्यार हो जाएगा। कैसी जादूगरी की अरे जादूगर, कैसी जादूगरी की अरे जादूगर, तेरे चेहरे से हटती नहीं ये नजर, हाय मेरी ये नजर। ऐसी नजरों से देखा अगर आपने, शर्म से रंग गुलनार हो जाएगा। आप यूं ही अगर हमसे मिलते रहे, देखिए एक दिन प्यार हो जाएगा। ऐसी बातें न करो हंसी जादूगर, मेरा दिल तेरी आंखों में खो जाएगा। ओ, ओए होए। हाय 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 हाय। जी, तो इस तरह से हम आपसे मिलते रहे हैं आरती, और हमें आपसे प्यार भी हो गया है। हाँ, बिल्कुल, मुझे भी हो गया। जी, तो अब हम बात करते हैं आज जो त्योहार है, यानी कि कुछ लोग मंदाकिनी जी आज सुबह से मना रहे हैं नरक चतुर्दशी का त्योहार, और कुछ लोगों ने कल भी मनाया है ना, क्योंकि आज दोपहर बाद से लग रही है अमावस्या, जिससे 3:30 से कह रहे हैं कि अमावस्या शुरू होगी, तो उससे पहले हम नरक चतुर्दशी, जिसे कि हम छोटी दिवाली के रूप में जानते हैं, मना रहे हैं। जी बिल्कुल। कुछ लोग कल भी मनाएंगे दिवाली, कुछ लोग आज मनाएंगे, तो ये अपने अपने हिसाब से है। लेकिन इस वक्त हम जो है रूप चतुर्दशी की बात करते हैं। जी बिल्कुल। और रूप चतुर्दशी का बात करें तो इस त्योहार को ऐसा क्यों कहते हैं, छोटी दीपावली के दिन जब हम ये इस नरक चतुर्दशी को मनाते हैं, तो इसे नरक चौदस, रूप चौदस या रूप चतुर्दशी भी कहा जाता है। इस दिन काली माता और यमराज यानी कि जो मृत्यु के देवता हैं, उनकी पूजा की जाती है। यम का दीपक जलाया जाता है और घर की संपत्ति, धन और सुरक्षा के लिए पूजा की जाती है। बिल्कुल सही कहा। और इस दिन सुबह सुबह तेल लगाकर नहाने की परंपरा भी जो है बहुत पुरानी है। और पौराणिक कथा की अगर हम बात करें तो इसी दिन भगवान श्री कृष्ण ने अत्याचारी असुर नरकासुर का भी वध किया था, और इसलिए पर्व जो है बुराई पर अच्छाई की विजय का प्रतीक भी माना जाता है। और यही कारण है आरती कि इस दिन भगवान श्री कृष्ण की विशेष पूजा भी की जाती है। जी बिल्कुल। और नरक चतुर्दशी का दिन आत्मनिरीक्षण और आध्यात्मिक शुद्धि का अवसर होता है। इस दिन किए गए धार्मिक अनुष्ठान और दान पुण्य से मन और आत्मा दोनों शुद्ध होते हैं। इस प्रकार नरक चतुर्दशी न केवल धार्मिक महत्व रखती है, बल्कि ये व्यक्ति के जीवन में नैतिकता, पवित्रता और समृद्धि लाने वाला पर्व भी है। बिल्कुल सही कहा। और इसको रूप चतुर्दशी के नाम से भी जाना जाता है, और इसीलिए आज आरती का रूप जो है ज्यादा निखर कर आया है। लगता है सुबह सुबह उपटन काफी लगाया है तुमने। उपटन तो लगा, ये तो आप बिल्कुल सही कह रही, उपटन तो लगा के ना आया आज। उपटन में क्या क्या डाला था? उपटन में हमने डाला बेसन, हल्दी और चंदन, थोड़ा सा गुलाब जल, चंदन पड़ता ही है, और सफेद चंदन। अरे वाह, सफेद चंदन डाला था, तभी आज चेहरा एकदम साफ। अच्छा, आपको बस तारीफ करने का मौका मिले। तो एक हमारे श्रोता है मंदाकिनी जी जो कहते हैं कि नरक चतुर्दशी, रूप चौदस, छोटी दीपावली के अगले दिन दीपावली की पूजा करते हैं, और सारी सामग्री की खरीदारी पहले से कर ली जाती है। मिठाई और चिक्की जो है वो घर पर बनती हैं। स्थानीय कारीगरों से छोटे बड़े दीपक, रंगीन मालाएं, मुरमुरे, फूल और थालियां, यानी कि मिट्टी की बनी हुई दीपावली जो होता है ना,
की पूजा में सिंधी समाज मतलब जो भी समाज होता है वो सदियों से रखते हैं, बिना मोल भाव के खरीदते हैं, परंतु अच्छी क्वांटिटी के लिए अलग अलग जगहों पे देखना होता है कि कौन सी जगह पे हमें अच्छे से मिल जाए। बिल्कुल, शुभ मुहूर्त पर सभी सदस्य मिलकर बैठकर पूजा करते हैं और हथेलियों में दीपक, मिठाई, मुरमुरे आदि रखे जाते हैं। कटोरी में कच्चा दूध में चुटकी रोली की डाली जाती है और चांदी के 11 सिक्के डाले जाते हैं। बहुत सी चीजें उन्होंने लिखी हुई है इन्होंने, तो मतलब ये इन्होंने बताया कि कैसे ये अपने घर में पूजा करते हैं। एक पारंपरिक दिवाली कैसे मनाते हैं, क्या परंपरा है, वो इस तरह से बताना चाह रहे हैं। अपनी घर की परंपरा होती है तो उस हिसाब से करते हैं। एक श्रोता लिख रहे हैं कि नरक चतुर्दशी में अभ्यंग स्नान किया जाता है। सुबह सूर्योदय से पहले तेल लगाकर स्नान करना, जिसे पापों से मुक्ति के लिए महत्वपूर्ण माना जाता है। शाम को यमराज के लिए दीपक जलाते हैं जो घर के बाहर लगाया जाता है। पूजा भगवान कृष्ण और धन के देवता कुबेर की होती है। इस दिन घर से गंदगी को बाहर निकाला जाता है और ताकि दीपावली पर लक्ष्मी जी का आगमन हो सके। जी बिल्कुल, और इस तरह की हम बातें और करते रहेंगे। एक गीत क्यों ना सुन लें? चलिए सुनते हैं पहले ही प्यारा सा गीत। बहुत अच्छा गीत था ये, तो बहुत ही सुंदर और एक तरह से मन तरंगों से भर गया है, उमंगों से भर गया है। कितनी कोई संख्या बता सकते हैं आप? अरे संख्या के मामले में कितनी तरंगे और कितनी उमंगों ने मेरे अंदर करवट ली, ये पूछना चाहती हैं? जी बिल्कुल। तो देखिए संख्याओं में तो मैं नहीं इसको समेट सकती, अथाह कह सकती हूँ, क्योंकि गणित के मामले में मैं थोड़ी सी कमजोर हूँ। शायद इसीलिए मनाया जाता है ये सांख्यिकी दिवस, विश्व सांख्यिकी दिवस है आज। तो विश्व सांख्यिकी दिवस के बारे में बात कर लेते हैं, जो कि हर 5 साल में, सोचिए 5वां साल जो है ना वो आज पड़ा है। सही कह रहे हो। जो हम दोनों मिले हैं, हर 5 साल में 20 अक्टूबर को मनाया जाता है। और संयुक्त राष्ट्र सांख्यिकी आयोग ने 2010 में इस दिवस की शुरुआत सांख्यिकी के महत्व और नागरिक समाज और व्यवसाय के विकास पर एकेडमिक शोध के महत्व पर जागरूकता फैलाने के लिए की थी। अब चाहे स्वास्थ्य सेवा हो, कानून हो, वित्त हो, विज्ञान हो, शिक्षा हो या खर्च करने की आदतें हो, सांख्यिकी हमें तथ्यों से अवगत कराती है और संख्याओं की भाषा में महत्वपूर्ण जानकारी प्रकट करती है। बिल्कुल सही कहा। और इन आंकड़ों का उपयोग जब हम करते हैं ना आरती, तो सरकार और अन्य एजेंसियां आने वाले वर्षों की योजना बनाने में मदद के लिए करती है इन आंकड़ों का उपयोग। जी। और गणितज्ञ, नियोजक,
उद्यमी और समाज विज्ञानी जैसे जो पेशेवर लोग हैं वो भी अपना निर्णय लेने की प्रक्रिया के लिए आंकड़ों पर ही निर्भर होते हैं। और ये आंकड़े हमें ठोस और वास्तविक तथ्य प्रदान करते हैं। साथ ही ये आंकड़े लगातार इस बात को प्रभावित करते हैं कि देश और सरकारें संसाधनों का चयन और व्यापार कैसे करती हैं। जी, और विश्वसनीय और समय पर प्राप्त आंकड़े किसी भी देश की प्रगति के लिए सूचक होते हैं। शायद यही कारण है कि विश्व सांख्यिकी दिवस मनाने का निर्णय लिया गया, जिससे देशों, उनके लोगों और दुनिया को अपने जीवन शैली के माध्यम से विकसित होने, अनुकूलन करने और गुणवत्तापूर्ण आंकड़े तैयार करने का अवसर मिले। बिल्कुल सही कहा आपने। तो वैसे गणित के मामले में आप क्या है, कैसी हैं, होशियार हैं? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। गणित का जो मामला है ना, मेरा थोड़ा सा डावाडोल है। बहुत ज्यादा नहीं है, बस थोड़ी बहुत गुजारा हो जाता है, उतना है। तो भाई यहाँ बात हो गई कि दिल और दिमाग की ना, तो इसका मतलब आप दिल से ज्यादा काम लेती हैं, दिमाग से कम? नहीं, दिमाग से वैसे काम लेती हूँ, संख्याओं से थोड़ा सा कम काम लेती हूँ। पर संख्या क्या गिनना, सही बात बस प्यार दो, प्यार को गिनने की जरूरत नहीं है। मतलब ऐसी चीजें करती हो कि जैसे गिनने की जरूरत ही नहीं पड़ती। तो फिर आपने मेरे से उमंगों और तरंगों की गिनती मांगी थी। वो तो मुझे बस बात कर रही थी आपसे। वही तो आप मुझसे उम्मीद कर रही थी कि मैं अपनी उमंग, मुझे लगा शायद आप गणित में बहुत ज्यादा अच्छी होंगी या संख्याओं में। नहीं, मैं तो दिल का मामला है, जहाँ होता है ना वहाँ बिल्कुल कमजोर हो जाती हूँ। बिल्कुल, यानी हम लोग दिल के प्राणी हैं। हाँ, हम दिल देने से और दिल ले में ज्यादा महारत हासिल करते हैं, बजाय कि दिमागी रूप से जो है लोग जो है संबंधों की गणित चलाते हैं, है ना, हर चीज में तौल लेते हैं, कितना देना है, कितना लेना है। तो ये हर एक में नहीं होता गुण। जी। लेकिन अच्छी बात है, इंसान को गणित सीखिए, लेकिन उसमें जहाँ पे चीजें आपको जरूरत की चीजें रहती है कि मैं गिनना है, मेरी समान चीजें करना, प्यार है, दिल की चीजें, जो इमोशन की चीजें, वहाँ गणित मत लगाइए। हाँ, वही तो कह रहे हैं कि रिश्तों में गणित हम लगा लेते हैं और वहां पर हम संख्याएं गिनने लगते हैं कि देने में कितना फायदा है और ना देने में कितना। तो ये जो गणित है ना, इस मामले में मैं तो बिल्कुल कमजोर हूँ। और अगर आप कहेंगी तो यूं कह सकते हैं कि मैं फेल हूँ। नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए वैसे तो अब हम क्या कहते हैं, इनको सांख्यिकी दिवस की सबको बधाई देते हैं। हाँ। और साथ में गीत सुन लेते हैं। बिल्कुल, गीत तो सुनना ही पड़ेगा। छोड़ कर तेरे प्यार का दामन, छोड़ कर तेरे प्यार का दामन, ये बता दे के हम किधर जाएं। हमको डर है कि तेरी बाहों में, हमको डर है कि तेरी बाहों में हम खुशी से ना आज मर जाएं। कितनी प्यारी हैं ये हंसी घड़ियां, इनसे कह दो यहीं ठहर प्यार का दामन, ये बता दे के हम किधर जाएं। हमको डर है कि तेरी बाहों में, हमको डर है कि तेरी बाहों में हम खुशी से ना आज मर जाएं। कितनी प्यारी हैं ये हंसी घड़ियां, इनसे कह दो यहीं ठहर जाएं। हमको डर है कि तेरी बाहों
जिंदगी रख दूं, अपनी आंखों की रोशनी रख दूं। तू अगर खुश हो मैं तेरे दिल में अपने दिल की हर एक खुशी रख दूं। मेरे हमदम मेरी खुशी है, तू नजर आए हम जिधर जाए। छोड़ कर तेरे प्यार का दामन, ये बता दे के हम किधर जाएं। अपनी आहों से आज ये कह दो, अब न होठों पे उम्र भर आए। छोड़ कर तेरे प्यार का दामन, ये बता दे के हम किधर जाएं। हमको डर है कि तेरी बाहों में हम खुशी से ना आज मर जाएं। जी हाँ आरती, हमारे बहुत सारे श्रोताओं ने भी अपने विचार लिखे हैं विश्व सांख्यिकी दिवस पर। लिखते हैं कि भाई सांख्यिकी अपने गणित का परिचय है, क्योंकि कहा गया है कि संख्या स्यात् गणितम, और इन्हीं संख्याओं के विकास का ये वैश्विक दिवस हर वर्ष की तरह आज भी हम मना रहे हैं। इसमें एवलांच जैसे गणना मौसम भविष्यवाणी हेतु आवश्यक हो जाती है जी, है ना। वहीं एक श्रोता ये लिखते हैं कि विश्व सांख्यिकी दिवस लोगों को डेटा और सांख्यिकी के महत्व के बारे में शिक्षित करता है, जिससे वे बेहतर निर्णय ले पाते हैं। और ये दिवस सतत विकास लक्ष्यों यानी SDGs की प्राप्ति में आंकड़ों की महत्वपूर्ण भूमिका पर भी जोर देता है। जी, और एक हमारे श्रोता जो लिखते हैं कि विश्व सांख्यिकी दिवस जैसे कि हम जानते हैं कि 20 अक्टूबर 2020 को दुनिया में भर में मनाया जाएगा। ये उन्होंने कहा है कि उसका विषय भेजा जो पुराना, मतलब उस अभी 2020 में मनाया गया था, उसका उन्होंने थीम लिख के भेजी है। और एक हमारे श्रोता हैं जो लिखते हैं कि सिर रूपी ओखल में समय के मूसल रूपी ओखल पड़ रहे हैं, और उसके फलस्वरूप हम मनुष्य अपने मनुष्येतरता में आ रहे हैं, या वास्तव में मनुष्य हैं। इसके आकलन हेतु मूसलों को गिनते हुए ही उसके अनुसार समय सुधार लाना और अपने जीवन में अपेक्षित है। इसलिए गणित की भी बहुत आवश्यकता है। जी बिल्कुल गणित की आवश्यकता तो है। बिल्कुल दिमाग के सारे क्या कहना चाह रहे हैं, सिर रूपी ओखल में मार दिया उन्होंने, है ना। सच में गणित ऐसा ही है, जब वो मतलब कुछ गणित का जब भी आता है ना बात, तो सर के ऊपर से निकल जाता है कभी कभी। लेकिन आजकल बहुत जरूरी है पढ़ना, क्योंकि अगर हम बात कर रहे हैं अंतरिक्ष की बात कर रहे हैं कि अपने पृथ्वी से दूसरे ग्रहों की दूरी की बात कर रहे हैं, है ना, चाहे चंद्रमा तक की दूरी ही क्यों ना नापें, हर चीज के लिए हमें आंकड़ों की जरूरत पड़ती है। बिल्कुल, छोटी से छोटी चीज के लिए भी हमें आंकड़ों की जरूरत पड़ती है। तो बहुत जरूरी है गणित का आपके पास अच्छा ज्ञान होना, चाहे आप कंप्यूटर के बारे में पढ़ रहे हो, है ना, क्योंकि आज हर विषय गणित से संबंधित है। बिल्कुल सही कह रहे हो। और गणित के बगैर जिंदगी जो है जीना बहुत मुश्किल काम है। हम तो ये मजाक में कह रहे हैं कि भी गणित हमें आती नहीं या मुश्किल है, ठीक है, कम ज्यादा हो सकता है आपकी गणित, लेकिन आती सबको है। हाँ, गणित आना बहुत जरूरी। एक श्रोता लिखते भी हैं कि साइन ईटा बीटा थीटा मैथमेटिक्स गणित विषय मंदाकिनी की जी की हम लोग भी किसी तरफ निकल ही जाते हैं इस तरह से। मुझे भी डर लगता है गणित से, लिखते हैं। उस समय तो समझ नहीं आता था कि क्यों पढ़ाया जाता है। जिंदगी में जोड़ घटाव गुणा भाग बहुत जरूरी है, अब समझ में आता है। जी, बहुत जरूरी है। सांख्यिकी दिवस का मतलब ये है कि आपको जागरूकता फैलाना संख्याओं के प्रति या गणित के प्रति जागरूकता फैलाना। और बिल्कुल सही कहा आपने। और हमें हर वक्त जो है चाहे हम जीके की बात करें, अपने दैनिक जीवन की बात करें, हमें आंकड़ों के बारे में ज्ञान होना बहुत जरूरी है। और वैसे भी अपने आप को अपडेट करते रहना बहुत जरूरी है। वो तो है। तो इस चीज के ऊपर जरूर ध्यान दें। बच्चे भी, जितने बच्चे हैं या बड़े हैं, सबको इस चीज गणित का ज्ञान होना ही चाहिए। कई बार क्या होता है कि जो छोटे बच्चे हैं गणित से घबराते हैं, और घबराकर
वो गणित करते ही मतलब दूर भागने लगते हैं। तो ऐसे में उनको समझाया जाए कि गणित ऐसा विषय नहीं जिसे समझा नहीं जा सकता। बिल्कुल, अगर आप समझने लगेंगे ना तो वो बहुत मजा आता है। फिर तो आप दैनिक जीवन में गणित से हट ही नहीं सकते। कभी जब हम स्टूडेंट लाइफ में थे तो लगता था अरे सवाल आ गया है तो क्यों ना दूसरा सवाल हल किया जाए। हाँ। दूसरा आ जाता था तो लगता था क्यों ना तीसरा सवाल हल कर लिया जाए। तो ये जो उत्कंठा है वो लगातार बनी रहती है जब आप गणित से जुड़े रहते हैं। तो अब हम आगे चलते हैं और हरमिलन बैंस की बात करते हैं जो कि ट्रैक एथलीट है ना। और ये ट्रैक जो एथलीट है हरमिलन जी, इनके जन्म की कहानी बहुत ही दिलचस्प है आरती। 90 के दशक की अगर हम बात करें तो हरमिलन बैंस की मां माधुरी सिंह जब 3 महीने की गर्भवती थी तब उन्होंने पंजाब राज्य बिजली बोर्ड की तरफ से 1500 मीटर की रेस में हिस्सा लिया था। और इसके 6 महीने बाद यानी 23 जुलाई 1998 को पंजाब के होशियारपुर के माहिलपुर में हरमिलन बैंस का जन्म हुआ था। और इसलिए हरमिलन अक्सर मजाकिया लहजे में कहती भी हैं कि उन्होंने अपनी पहली रेस मां की गर्भ में ही पूरी कर ली। बिल्कुल सही कहा उन्होंने। और जब हरमिलन 4 साल की थी तब उन्होंने अपनी मां को बुसान में आयोजित 2002 के एशियाई खेलों में 800 मीटर रेस में रजत पदक जीतते हुए देखा। और फिर साल 2003 में उनकी मां माधुरी को अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इतना ही नहीं, हरमिलन के पिता अमनदीप बैंस भी मशहूर धावक रहे और 1500 मीटर रेस के चैंपियन भी रह चुके हैं। हरमिलन ने सीबीएसई स्कूल गेम्स में दौड़ना शुरू किया था और 2018 में 12वीं कक्षा में उन्होंने 800 और 1500 मीटर में राष्ट्रीय सीबीएसई गेम्स में रिकॉर्ड कायम किए। ये 2 रिकॉर्ड अभी भी उनके ही नाम है। और उन्होंने चीन में एशियाई खेलों में 1500 मीटर में रजत पदक जीतकर अपने परिवार को विरासत जो थी उसको जीवित रखा है। हरमिलन ने 2015 में रांची में जो आयोजित अंडर 18 नेशनल चैंपियनशिप के 800 मीटर और 1500 मीटर रेस में रजत पदक भी जीता। इसके बाद उन्होंने 2016 में वियतनाम के हो ची मिन में एशियाई जूनियर चैंपियनशिप की 1500 मीटर स्पर्धा में कांस्य पदक जीतकर पहला अंतर्राष्ट्रीय पदक जीता। और उसके बाद उन्होंने इंडियन ग्रैंड प्री में भी 800 मीटर स्पर्धा में रजत पदक हासिल किया था। जी, और फिर 2017 में घुटने की चोट के कारण उन्हें कई इवेंट छोड़ने भी पड़े। फिर 2019 में उन्होंने वापसी की और पटियाला में आयोजित फेडरेशन कप के 1500 मीटर इवेंट में उन्होंने कांस्य पदक जीता। और मुदबिदरी में आयोजित इंटर यूनिवर्सिटी चैंपियनशिप में 1500 मीटर में स्वर्ण और 800 मीटर में कांस्य जीता। और इसके बाद अगर हम बात करें आरती तो हरमिलन ने 2020 में भुवनेश्वर में आयोजित खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स के 800 मीटर और 1500 मीटर दोनों स्पर्धाओं में गोल्ड मेडल जीता था, स्वर्ण पदक जीता था। और 2021 की हम बात करते हैं तो इवेंट के दौरान व्यक्तिगत रेस में वो अपराजित रही और 1500 और 800 मीटर की राष्ट्रीय चैंपियन बनी। और वारंगल में नेशनल ओपन चैंपियनशिप 2021 में 1500 मीटर में उन्होंने सुनीता रानी के 2002 में बनाए गए रिकॉर्ड को भी तोड़ डाला था। जी, और भुवनेश्वर में इंटर स्टेट एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2023 में 1500 मीटर और 800 मीटर में रजत पदक जीता। और हांगझाओ में एशियन गेम्स 2023 में 1500 मीटर और 800 मीटर में रजत पदक जीता। हरमिलन बैंस की इन उपलब्धियों की वजह से उन्हें क्वीन उपनाम मिला है। तो हम भी हरमिलन की उपलब्धियों के लिए उन्हें बधाई देते हैं, क्वीन को। बिल्कुल, ऐसी इतनी जो है ना एबिलिटी होना बहुत बहुत मुश्किल होता है। कितने संघर्ष और कितना त्याग, कितनी मेहनत, कितना रियाज करना पड़ता है दौड़ने का, तब जाकर आप ये सफलता अर्जित कर पाते हैं। बिल्कुल, और बच्चों को चाहे लड़कियों चाहे लड़के सबको स्पोर्ट्स में डालना ही चाहिए, जिससे कि उनका क्या होता है ना, डेवलपमेंट भी अच्छी तरह से, विकास भी होता है, शारीरिक मानसिक विकास भी होता है। और वो उनको समझ भी आती है कि हमें किस तरह से अपने एम के लिए अपने जीवन में एक लक्ष्य बनाकर चलते हैं, है ना, कि हमें अपने जीवन में करना क्या है। एक स्पोर्ट, इसलिए कहते हैं ना कि स्पोर्ट्स में जरूर करना चाहिए बच्चों को। बिल्कुल सही कहा आपने। और एक जमाना था जब हम छोटे होते थे ना तो स्पोर्ट्स की जरूरत ही नहीं पड़ती थी। हम सुबह से शाम तक खेला करते थे और इतना खेलते थे कि मम्मी पापा को कहना पड़ता था भाई अब घर आ जाओ और आराम करके पढ़ाई करो। लेकिन अभी का समय ऐसा है जब बच्चे कंप्यूटर गेम खेलने में ज्यादा माहिर हैं। ऐसे में आप अपने बच्चों को एक न एक गेम में डालें, उन्हें दौड़ाएं और उन्हें डांटे नहीं, डराएं नहीं कि गिर जाओगे बेटा, चोट लग जाएगी। दौड़ने दें, गिरने दें, तभी संभलेंगे वो। बिल्कुल, कितना हमारे बचपन में घुटनों में चोट लगा करती थी, हम साइकिलों से गिर जाया करते थे, खून बहने लग जाता था, उसके बावजूद भी हम थोड़े दिनों में ठीक होकर फिर से वैसे ही करते थे। तो ये आज जो हम बच्चों को बड़ी कोमलता के साथ पाल रहे हैं ना आरती, ये बच्चों को बहुत कमजोर बना रहा है। बिल्कुल, और अगर आज का समय तो ऐसा है ना कि अगर आप खेल में अच्छे हैं तो आपके लिए आगे का आपका फ्यूचर बहुत अच्छा हो जाता है। बिल्कुल, तो इसलिए जरूरी है कि माता पिता को कहना कि भाई अपने बच्चों को चाहे वो लड़की हो चाहे लड़का हो, उसे आप खेलने जरूर भेजिए। बिल्कुल सही कहा, जरूर डालिए। बिल्कुल सही कहा आपने। और अब वक्त है एक अंतराल का। इस अंतराल के बाद हम फिर से हाजिर होंगे। जी।
जीएसटी काउंसिल ने टैक्स को और भी सरल बना दिया है। सरकार ने सीमेंट पर जीएसटी की दर 28% से घटाकर 18% कर दिया है। टैक्स में कमी से आवासीय और व्यावसायिक प्रोजेक्ट पर लागत का दबाव कम होने की संभावना है। इसी तरह संगमरमर और ट्रैवर्टीन ब्लॉकों पर टैक्स की दर 12% से घटाकर 5% कर दी गई है, जबकि ग्रेनाइट ब्लॉकों पर भी पहले के 12% की तुलना में अब केवल 5% जीएसटी लगेगा। इसके साथ ही रेत, चूने की ईंटों और पत्थर की जड़ाई के काम पर भी कर की दर 12% से घटाकर 5% कर दी गई है। अभी तक हमने बात करी, हरमिलन जी की बात कर रहे थे हम, तो हम एक हमारे श्रोता हैं जो लिखकर भेजते हैं कि एथलेटिक्स हरमिलन के घर का हिस्सा रहा है और वो खिलौनों और लोरियों की जगह भारतीय एथलीटों की कहानियों के साथ बड़ी हुई हैं। हरमिलन जब बड़ी हो रही थी तब वह स्थानीय मैदान में लड़कों के साथ रेस करती थी और जब वो तीसरी कक्षा में पढ़ती थी तब उन्होंने अपनी पहली प्रतिस्पर्धा रेस में हिस्सा लिया था, जहां वो दूसरे स्थान पर रही। इसके बाद वो इतनी निराश हो गई कि दौड़ना छोड़ना चाहती थी, लेकिन उनकी माँ ने उन्हें समझाया और उन्हें घर लेकर गई। माँ से प्रोत्साहन मिलने के बाद हरमिलन ने अपना अगला रेस जीता और इसके बाद उन्होंने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। क्या बात है, बहुत सुंदर। ये जरूरी है बच्चों को समझाना कि हारना और जीतना दोनों ही जरूरी है आपके विकास के लिए। हाँ, कई बार क्या होता है हम बच्चों में ये बात पैदा कर देते हैं, उनका घर कर देते हैं कि हारना नहीं है, आपको जीत के आना है। ऐसा नहीं है, हारना भी जरूरी है जीवन में। आप जीतने के बाद, जब बहुत सारी जीत के बाद हारते हैं ना, तो फिर वो बच्चा है, वो इंसान उठ नहीं पाता है। लेकिन जीवन में अगर हार जीत लगी रहती है तो आप बराबर प्रगति करते रहते हैं। आप उस हार जीत से सबक लेते हुए आगे बढ़ते चले जाते हैं। तो हार या जीत से कभी भी नहीं घबराएं, बल्कि हार या जीत ये जो सिक्के के दो पहलू हैं जो हमें मिलते रहते हैं, और ये हमारी सोच पर भी निर्भर करता है कि हम हार गए या हम जीत गए। अगर आप हिम्मत रखते हैं तो फिर हार कर भी मन के हारे और मन के जीते जीत। आप हार के भी जीत सकते हैं और कई बार ये होता है कि आप जीत के भी हार जाते हैं। बिल्कुल। बहुत मत जाइए, लेके करार हमारा, ऐसा न हो कोई लूट ले राह में प्यार हमारा। पास रहो या दूर तुम हो साथ हमारे, देंगे गवाही पूछ लो ये खामोश नजारे। नाज़नी बड़ा रंगी है वादा तेरा, ओ हंसी है किधर का इरादा तेरा। नाज़नी बड़ा रंगी है वादा तेरा, ओ हंसी है किधर का इरादा तेरा। आंख मुड़ती हुई जुल्फ उड़ती हुई, फासला क्यों है ज्यादा तेरा। हमदम मेरे खेल ना जानो चाहत के इकरार को, जाने जहां याद करोगे एक दिन मेरे प्यार को।
खेल ना जानो चाहत के इकरार को, जाने जहां याद करोगे एक दिन मेरे प्यार को। सफर तू ही मेरा है लेकिन सनम साथ में है किसी अजनबी के कदम। हम सफर तू ही मेरा है लेकिन सनम साथ में है किसी अजनबी के कदम। मेरी उलझन यूं ही बेसबब तो नहीं, दिल की बेताबियों की कसम। हमदम मेरे खेल ना जानो चाहत के इकरार को, जाने जहां याद करोगे एक दिन मेरे प्यार को। हमदम मेरे खेल ना जानो चाहत के इकरार को, जाने जहां याद करोगे एक दिन मेरे प्यार को। हाँ तो आरती, अचानक मैंने तुम्हें देखा कि तुम थोड़ा फिक्रमंद लग रही हो। हाँ, थोड़ी फिक्र अब मुझे होने लगी है क्योंकि हमारा विषय ही आ गया है फिक्र वाला, तो उसी विषय की मुझे फिक्र हो रही थी। एक दिन मेरे प्यार को। हमदम मेरे खेल ना जानो चाहत के इकरार को, जाने जहां याद करोगे एक दिन मेरे प्यार को। हाँ तो आरती, अचानक मैंने तुम्हें देखा कि तुम थोड़ा फिक्रमंद लग रही हो। हाँ, थोड़ी फिक्र अब मुझे होने लगी है क्योंकि हमारा विषय ही आ गया है फिक्र वाला, तो उसी विषय की मुझे फिक्र हो रही थी थोड़ी सी। यानी अब फिक्र से बेफिक्र नहीं रह पाई और खुद फिक्रमंद हो गई है, हाँ, है ना? थोड़ी। तो आपने टॉपिक तो बहुत अच्छा चुना है आज, फिक्र से रहें बेफिक्र। क्योंकि फिक्र करने से कुछ होता कुछ नहीं है। देखिए मंदाकिनी जी, होना कुछ नहीं है। हम चाहे कितनी भी फिक्र करते रहे, होना वही है जो होना है। मंजूर खुदा होता है। तो चलिए बात करते हैं इस विषय पर। कहा जाता है कि यदि अब फिक्र से बेफिक्र नहीं रह पाई और खुद फिक्रमंद हो गई है ना? थोड़ी। तो आपने टॉपिक तो बहुत अच्छा चुना है आज, फिक्र से रहें बेफिक्र। क्योंकि फिक्र करने से कुछ होता कुछ नहीं है। देखिए मंदाकिनी जी, होना कुछ नहीं है। हम चाहे कितनी भी फिक्र करते रहे, होना वही है जो होना है। मंजूर खुदा होता है। तो चलिए बात करते हैं इस विषय पर। कहा जाता है कि दुख की रात चाहे जितनी भी लंबी क्यों ना हो, कहते हैं ना, गुजर ही जाती है, और जीवन का नाम ही सुख और दुख का संयोजन है। अक्सर ऐसा भी देखा जाता है कि जीवन में आने वाली छोटी छोटी तकलीफें हमें बहुत ज्यादा परेशान कर देती हैं, जबकि बड़ी बड़ी मुश्किलों में हम सब्र कर लेते हैं। और ये भी देखा गया है कि दुखों को या समस्याओं को अगर हम स्वीकार कर लेते हैं ना, तो उसमें धैर्य बनाए रखने का हुनर भी हमें तभी आता है जब उसे हम हर हाल में मुस्कुराने की कला सीख जाते हैं। तो जीवन जीने का सबसे बेहतरीन तरीका भी यही है जी। और वैसे इंसानी फितरत यही है कि वो अपनी तकलीफों, मूर्खताओं या विफलताओं पर भी हंस लेता है ना? हम चाहे कितने भी परेशान हो, आपने हंसी, मतलब किसी ना किसी बात पे हंसी आ जाती है, तो अच्छी बात आ जाती है। अच्छी बात है। और ये एक तरह का डिफेंस मैकेनिज्म भी है,
मैकेनिक जो मनोवैज्ञानिक है उनके अनुसार सक्रिय और व्यस्त रहने वाले लोग जो होते हैं वो बाकी लोगों की तुलना में ज्यादा सुखी और बेफिक्री से रहते हैं, क्योंकि उनके पास चिंता या फिक्र करने की फुर्सत ही नहीं होती है ना। और हर पल को कैसे बिताना है ये तो हमें खुद ही तय करना होता है। यूज इट और लूज इट, यानी कि जिए या फिर हम उसे गंवा दे, ये अपने ही हाथ में। बिल्कुल जो आइसक्रीम है ना, वो जीवन जो है वो आइसक्रीम है, पिघलता जा रहा है। हम उसको बहुत देर तक रखे रहेंगे ना तो पिघल जाएगा, खत्म हो जाएगा। बेटर ऐसा अच्छा है कि हम उसे खा लें। लेकिन एक बात और भी है कि हम बहुत ज्यादा जो है ना कहते हैं कि ये भी मिल जाए वो भी मिल जाए, मतलब इस तरह की जो फितरत होती है ना वो भी हमें बहुत ज्यादा फिक्रमंद रखती है। चारों तरफ हमारी निगाह होती है, नजर होती है, क्या क्या हम ले सकते हैं, क्या क्या हमें मिल सकता है, क्या क्या हम अपना सकते हैं। ये जो लालच है ना ये भी हमें बहुत ही फिक्र देता है। और वहीं अगर हम ये सब छोड़ देते हैं कि जो मिलना है वो मिलेगा, हाँ मेहनत अपनी होनी चाहिए, तो आप बहुत हद तक रिलैक्स हो जाते हैं। जी, बहुत सारी चीजें कहते हैं कि गंवाकर भी हम बहुत कुछ सीखते हैं। तो जैसे अभी हम बात कर रहे हैं, अगर कभी बहुत फिक्र हो जाए, चिंता हो जाए, तो ऐसी स्थिति में बेहतर यही है कि अपना ध्यान कहीं और लगा लें। फिर चाहे कोई रेसिपी बनाने में व्यस्त हो जाएं या कुछ अच्छा संगीत सुनने लग जाएं। रेसिपी की बात तो आनी ही थी, क्योंकि व्यंजनों से आप दूर नहीं जा सकते हैं। और आज दिवाली का मौसम है तो रेसिपी तो बनेगी भाई। अच्छा मंदाकिनी जी, आप खुद बताइए, जब आप कुछ बना रही होती है ना तो क्या आप कुछ और चिंता करती हैं? हमें क्या रहता है, अभी नमक डालना है, अभी तो मिर्ची डालनी है, फिर इसका स्वाद क्या होगा, इसकी सुगंध जो होती है, हम स्वाद सुगंध में ना उलझ जाते हैं। बिल्कुल सही कहा। चिंता है वो दिमाग से निकल जाती है। और मुझे तो लगता है जब अगर मैं कोई चक्की बना रही होती हूँ बेसन की, नारियल की, तो मुझे लगता है अरे ज्यादा गीली तो नहीं हो जाएगी। फिक्र वहां पर भी होती है। लेकिन वो फिक्र ऐसी नहीं होती कि वो हमें परेशान कर जाए। मुझे तो परेशानी हो जाती है कि अगर ये गीली हो गई तो इसके लड्डू ना बनाने पड़ जाएं, है ना, तो बर्फी की जगह लड्डू बन जाएंगे नारियल के। और अगर कहते हैं कि बहुत मीठी हो गई तो इसे खाएगा कौन? आजकल तो बच्चे भी नहीं खाते हैं भाई ज्यादा मीठा, सब लोग इतने वो हो गए हैं ना, ध्यान रखते हैं हर चीज का। तो ये फिक्र तो वहां रहती है। लेकिन चलिए वो फिक्र भी जब खत्म हो जाती है, जब आपकी बनाई रेसिपी, आपका बनाए व्यंजन अपनी अच्छी शेप ले लेता है तो, है ना। तो आपने कहा कि भाई कोई रेसिपी बना लें अगर आप चिंतित हैं, अच्छा संगीत सुन लें या बाहर घूमने निकल जाएं, और इस बात को अपने आप में समझाएं खुद को कि फिक्र चाहे भविष्य की हो या किसी भी बात की, हम सिर्फ अपने को अवसाद की स्थिति में ही ले जाते हैं, क्योंकि फिक्र करने से कभी कोई समस्या का हल नहीं मिलता है और हम और ज्यादा निराशा में डूबते चले जाते हैं। जी, और फिक्र करने से बेहतर है कि हम शांत मन से समस्या का हल निकालें और अपने काम पर ध्यान दें। फिक्र हमें कमजोर और अशांत बनाती है, जबकि बेफिक्री हमें तनाव से दूर रखती है और मानसिक रूप से मजबूत बनाती है। और एक चीज बताऊंगी मैं मंदाकिनी जी, कल हुआ ऐसा कि मैं शाम के समय गुजिया बनाने बैठी थी। गुजिया बनाने, मैंने कहा चलो अच्छा है गुजिया बना लेते हैं। तो घर में ही मम्मी ने जो मावा था वो तैयार किया था। तो वो जब गुजिया बनाने के लिए उस मावे को खोला गया तो वो एकदम पानी जैसा हो गया था, मतलब बहुत ज्यादा पिघला पिघला सा था। तो एक दो बनाने के चक्कर में गुजिया खराब हो गई, क्योंकि वो एकदम ऐसा लिक्विड लिक्विड सा था। तो फिर हमने सोचा कि ऐसा करते हैं, इसमें थोड़ी सी सूजी मिला लेते हैं और थोड़ी सी और चीजें मिला के इसमें थोड़ा बर्फी जमा देंगे, इसको गाढ़ा कर लेते हैं। और वो मैदा बच गया था, और जो गुजिया के लिए बना के रखा था मैदा, वो मुझे उसकी मठरियां बेलनी पड़ी। इतनी गुस्सा आई है मुझे। फिर मैंने मठरियां किसी तरह तैयार करी उसकी, और वो जो था उसका जो जितना था वो मावा वो और बढ़ गया सूजी डालने से, और वो और लिक्विड हो गया, और वो जमा तो नहीं, बर्फी भी नहीं बनी। अब मैंने कहा ये बर्फी भी नहीं बनेगा, अब उसमें तिल विल मिला के मैंने कहा ऐसा करती हूँ इसके लड्डू ही बांध देती हूँ। फिर आखिर में वो गुजिया बनने जो चला था वो लड्डू बना। उसका मन था लड्डू बनने का। वही बात जो मैंने अभी कही ना कि हमें लगता है कि गीला तो नहीं हो गया है, पाक या चाशनी ज्यादा तो नहीं हो गई है। अब एक बात देखिए इसमें, एक पॉजिटिव, एक सकारात्मक बात ये देखिए, मैंने हार नहीं मानी। मैंने गुजिया से शुरू किया था और लड्डू पे खत्म कर दिया उसको। और सबसे बड़ी बात ये हो गई कि तुमने जो इतना सारा मैदा था उसकी जो है मठरी भी बना डाली, खुशी बना डाली जी। लेकिन बहुत दुख की बात है कि आप उन मठरियों को यहाँ खाने के लिए लेकर नहीं आई जी। है ना, मैं भूल गई, सच्ची में मैं भूल गई। मैं आपको लाना चाहिए था और सखी सहेली के इस मंच पर बताना चाहिए था कैसी बनी। हम सभी श्रोता लोग जितने भी आपको सुन रहे हैं उसको चख के बता दें कि तुमने मठरी बनाई कैसी। जी, निकाल के रखा था, पर जल्दी, यही होता ना जल्दीबाजी और ये चिंता फिक्र में आप बहुत सी चीजें भूल जाते, तो मैं भूल गई रखी हुई। चलिए
चलिए, तो आपकी जो है गुंजिया जो है लड्डू में तब्दील हो गई। खुशी की बात ये है कि जो सामान आपने बनाया था वो खराब नहीं हुआ, है ना। तो ये होता है, ये भी एक्सपीरियंस है जिंदगी का। इसमें आप फिक्र कर लेते हैं, मन छोटा कर लेते हैं या गुस्सा कर लेते हैं, आपस में झगड़ लेते घर में, तो मुश्किल हो जाती है। लेकिन उसको स्वीकार कर लिया आपने कि भाई चलिए कुछ तो बना। हाँ तो हम और खुश, और हम जैसे खुश और बेफिक्र रहना भी चाहते हैं ना, तो ये चीज जो आपने अभी बताई वही है कि हम अपनी ही गलतियों में खुशियां ढूंढ सकते हैं, हास्य ढूंढ सकते हैं, अपने ऊपर ही हंस सकते हैं। हाँ, सबसे बड़ी बात। और जो अपने ऊपर हंसना सीख गया ना आरती, वो फिर उन चीजों से ऊपर उठ जाता है जी, है ना। हम बड़े तरतीब से अपनी पर्सनालिटी को रखते हैं लोगों के सामने, कहीं कोई खरोंच ना लग जाए, कहीं कोई कुछ कह ना दे, कोई हमें कैसे कह सकता है, कोई हमारे बारे में कैसे सोच लेता है। ये सब चीजों से जब हम बेफिक्र रहते हैं और अपने सही रास्ते पर चलते हैं, तो फिर बहुत सी चीजों से हम बेफिक्र हो जाते हैं, है ना। तो आपने बताई बात एक अच्छी। और जिंदगी के साज की बात अगर हम करें तो देखिए, कहा जाता है कि हम सब खुश और बेफिक्र तो रहना चाहते हैं, लेकिन अब छुपी कहाँ है ये बेफिक्री। इसके लिए हमें देखना ये कि जिंदगी के साज जो है बेसुरे तारों को कसकर भी उन्हें सुरीला बनाया जा सकता है, ठीक है। और एक बात बताना चाहते हैं कि एक युद्ध के दौरान अस्पताल की बात है, वहां बहुत सारे मरीज थे बहुत सारे, और बहुत दुखी थे, ठीक है, चिंतित भी थे। लेकिन एक दिन एक मरीज भर्ती हुआ जो खिड़की के पास वाले बिस्तर पर था। रोज खिड़की की तरफ देखकर बाकी मरीजों को बताता था कि बच्चे खेल रहे हैं, पार्क में बहुत सुंदर फूल खिले हैं, पेड़ फलों में लद गए हैं, पक्षी घोंसले की ओर लौट रहे हैं। और ये सब सुनकर बाकी मरीज जो है उन कल्पनाओं में खो जाते थे और सारी फिक्र भूल जाते थे। तो एक दिन क्या हुआ आरती कि वो मरीज ठीक होकर वहां से चला गया। अब उसकी जगह दूसरे मरीज को मिल गई। अब सब उससे खिड़की के बाहर के दृश्यों के बारे में पूछते, तो उसने कोशिश करके बाहर देखा, उसे कुछ नजर ही नहीं आया, बस एक बड़ी सी दीवार थी वहां पर। तो लोग हक्के बक्के रह गए, ये क्या, मतलब जो पहला वाला मरीज था वो इतनी सुंदर बातें करता था और ये कह रहा है कि सामने दीवार है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि हमारे जीवन को देखने का जो नजरिया है वही हमें सुखी या दुखी बनाता है। सफल या असफल तो हम अपने नजरिए से तो होते हैं। बिल्कुल। और बचपन से युवावस्था का समय जो होता है वो हमारा बेफिक्री में सहजता से निकलता है, लेकिन जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती है जिम्मेदारियां आती हैं, हम अपना मूल स्वभाव खो देते हैं। हमारे हाथ में कुछ हो या नहीं, हम बस फिक्र और चिंता में गहराई तक डूबे रहते हैं। हमारी फिक्र करने की आदत हमारे व्यक्तित्व पर भी असर डालती है और हम अपने अंदर की सहजता को खो देते हैं, अपने निर्णय लेने की क्षमता को खो देते हैं। बस हर वक्त फिक्र करते रहने से हम मुस्कुराना भूल जाते हैं, जीवन जीना भूल जाते हैं। हम उस महत्वपूर्ण बात को भूल जाते हैं कि बेफिक्री हमें हंसना और हंसते हुए कठिनाइयों से पार निकलना सिखाती है। बिल्कुल सही कहा। और फिक्र से क्या मिलता है हमें? झूठा दंभ, अहम मिलती है शिकायतें, क्रोध, ईर्ष्या और कामनाएं, जिसकी वजह से हम खुशियों से दूर होते चले जाते हैं। और बेफिक्री की परिभाषा बहुत बड़ी है, ये हमें छोटी छोटी खुशियों का भरपूर आनंद लेना सिखाती है और इससे किसी बड़े मौके या मुहूर्त की तलाश नहीं होती। बेफिक्री हमें हर हाल में खुश रहना सिखाती है। जी। और एक हमारे जो साथी हैं, जो श्रोता हैं, वो लिखते हैं कि फिक्र से रहें बेफिक्र। मुझे जब भी फिक्र होती है तब मैं हार्ड कॉपी में पुस्तक पढ़ता हूँ। दिमाग में आते विचारों के तूफानों से बचने का सही तरीका अपनाया है जो अक्सर मुझे सुकून देता है और वक्त शांति से गुजर जाता है। हर रोज 50 पेज पढ़ना तय कर लिया है। मैं विपत्ति में स्थिर और अविचल रह सकता हूँ, जिसके लिए वाचन की प्रक्रिया काफी मददगार रहती है। क्या बात है, आपने पढ़ने की एक आदत डाली है। तो ये तो पढ़ना या किताब तो आपकी हमेशा का दोस्त हो गया है, किताब तो दोस्त हो गई है आपकी, जो आप कभी अकेलापन महसूस ही नहीं करेंगे। एक श्रोता लिखते हैं कि नियमित व्यायाम, संतुलित आहार और पर्याप्त नींद लेना शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य के लिए महत्वपूर्ण है। योग और ध्यान भी मन को शांत करने में सहायक होते हैं। अनावश्यक चिंता हमें छोड़ देनी चाहिए, दूसरों की राय की परवाह नहीं करें और खुद को अनावश्यक तनाव से दूर रखें। दूसरों की सोच से खुद को परिभाषित न होने दें, वर्तमान में जीना सीखें और रचनात्मक कार्यों में लगे रहें, जैसे कि बागवानी, खाना पकाना, चित्रकारी, कोई भी रचनात्मक काम आप कर सकते हैं। तनाव से अपना ध्यान हटा लेना चाहिए। जी। और एक और श्रोता हमारे जो लिखते हैं कि छोड़ो फिक्र की बातें, फिक्र की बात पुरानी, रहेंगे बेफिक्र तो जीवन में बनेगी एक नई कहानी। कल की बात छोड़ो, आज में जियो, फिक्र को धुएं में उड़ाते जिंदगी का साथ निभाते चलो। जो मिला है उसमें संतोष मानिए, जो खो गया है उसे भुलाने में ही भलाई है, क्योंकि जो अपने हक का है वो कहीं नहीं जाता और जो जाता है वो अपने हक का नहीं होता। क्या बात है। वही एक श्रोता लिखते हैं कि फिक्र से रहे बेफिक्र का अर्थ है किसी भी चिंता या परेशानी से मुक्त होकर निश्चिंत रहना, जिसका मतलब है कि कोई भी बात आपको शारीरिक या भावनात्मक रूप से परेशान नहीं करेगी।
है ना। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि फिक्र से रहें बेफिक्र। जी हाँ, ये एक बहुत अच्छी बात है, मगर फिक्र ही नहीं हो, ऐसे ही प्रयासों में लगे रहना चाहिए। और यदि इस प्रयास में फिक्र अगर आ भी जाए तो इससे कतराते हुए अपनी कायरता नहीं बल्कि जुझारूपन दिखाना चाहिए। लेकिन देखा जाता है कि हम पलायन कर जाते हैं, जिसके फलस्वरूप फिक्र में ही डूबते रहते हैं। जी। और एक और श्रोता है जो हमारे कहते हैं कि वर्तमान में जीना सीखें, अतीत की गलतियों या भविष्य की चिंताओं में ना उलझें, अपने आज पर ध्यान केंद्रित करें और हर पल का आनंद लें। ध्यान इसमें मदद कर सकता है। बागवानी, खाना पकाना, चित्रकारी या कोई भी रचनात्मक काम करने से मन शांत होता है और ध्यान तनाव से हटता है। अपनी पसंद की गतिविधियों में भाग लें, जैसे दोस्तों के साथ समय बिताना, प्रकृति में घूमना या घर पर आराम करना। अपनी भावनाओं को दबाने की बजाय उन्हें व्यक्त करना महत्वपूर्ण है। रोने या किसी करीबी से बात करने से मन हल्का हो सकता है। बिल्कुल सही कहा। और हर इंसान किसी न किसी फिक्र में तो रहता ही है। एक श्रोता लिखते हैं कि किसी न किसी फिक्र में ही शायद हमारी जिंदगी गुजर रही है। हर इंसान यही सोचता है कि औरों की जिंदगी तो अच्छी चल रही है, चाहे वो शारीरिक, भावनात्मक, आर्थिक रूप से, उसकी अपनी जिंदगी में ही तकलीफें ज्यादा है। लेकिन चिंता करने से कुछ नहीं होता। अंततः हर हाल में खुश रहना पड़ता है और हर समस्या का समाधान होता है। इसलिए अपनी सोच को सकारात्मक रखें। जिस पल में जी रहे हैं उसका भरपूर उपयोग करें। जितना मिला है उसमें संतोष करें, तभी हम बेफिक्र होकर जी सकते हैं। जी। है ना। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि जीवन में फिक्र यानी चिंता, तनाव, परेशानी हर किसी के आती हैं, परंतु अगर हम हर बात की फिक्र में डूब जाएंगे तो जीवन का आनंद खो देंगे। इसलिए जरूरी है कि फिक्र को बेफिक्र होकर सीखें जीना। और वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि इतनी भी चिंताएं नहीं होनी चाहिए कि आपके मन की शांति को ही छीन लें। यानी समस्याओं को समझदारी और सकारात्मक सोच से आपको हल करना चाहिए, न कि तनाव लेकर हल करना चाहिए। वहीं श्रोताओं ने बहुत सारी हमें टिप्स भी भेजी हैं कि कैसे आप बेफिक्र रह सकते हैं। ध्यान और योग अपनाकर समस्या को समाधान पर ध्यान दें, समस्या पर नहीं, थोड़ा आराम कर लें, सकारात्मक सोच रखें, अपने लोगों से बात करें। और निष्कर्ष ये निकलेगा कि फिक्र से पूरी तरह मुक्त होना तो संभव नहीं है, लेकिन उसे बेफिक्र ढंग से जीना हमारे हाथ में है और यही असली जीवन की कला भी है। मंदाकिनी जी, एक फिक्र मुझे भी हो रही है। क्या? श्रोताओं की। वो सोच रहे होंगे गाना कब सुनाने वाले हैं लोग। देखिए, मैं बेफिक्र होकर उनके खतों को पढ़ रही थी, है ना। जी। वही तो हम सीख रहे हैं कि किस तरह से बेफिक्री से जीना चाहिए। लेकिन आपने फिक्र की है तो एक गीत सुनवा देते हैं। मैं जिंदगी का साथ निभाता चला गया, हर फिक्र को धुएं में उड़ाता चला गया, हर फिक्र को धुएं में उड़ा। बर्बादियों का सोग मनाना फजूल था, बर्बादियों का सोग मनाना फजूल था, मनाना फजूल था, मनाना फजूल था। बर्बादियों का जश्न मनाता चला गया, बर्बादियों का जश्न मनाता चला गया, हर फिक्र को धुएं में उड़ा। जो मिल गया उसी को मुकद्दर समझ लिया, जो मिल गया उसी को मुकद्दर समझ लिया, मुकद्दर समझ लिया, मुकद्दर समझ लिया। जो खो गया मैं उसको भुलाता चला गया, जो खो गया मैं उसको भुलाता चला गया, हर फिक्र को धुएं में उड़ा।
हाँ तो आरती, बहुत ही खूबसूरत गीत था कि जो खो गया मैं उसको भुलाता चला गया, लेकिन हम नहीं भुला सकते व्यंजनों को। तो व्यंजन को तो मैं आपको भूलने भी नहीं देने वाली हूँ। तो मैं सबसे पहले बता देती हूँ। बताओ। गोंद कतीरा का और आम जूस कैसे बनेगा वो। 4 गिलास ठंडा दूध, 1 बड़ा आम, 4 से 5 चम्मच चीनी स्वाद अनुसार, या फिर आप स्वाद अनुसार ले सकते हैं चीनी को। आधा कटोरी भीगा हुआ गोंद कतीरा, 1 चम्मच भीगे हुए चिया सीड, 2 चम्मच बादाम की कटिंग और 2 चम्मच पिस्ता की कटिंग, 1/4 चम्मच केसर के धागे, 2 चम्मच दूध केसर के लिए, और बर्फ। ये सब चीजें लेनी है हमको। और सबसे पहले हम गोंद कतीरा और चिया सीड्स को रात में ही भिगो देंगे ताकि सुबह हमें दोनों चीजें तैयार मिले। अब हम आम को छीलकर उसके टुकड़े कर लेंगे और एक मिक्सी के जार में आम, चीनी और 2 चम्मच पानी डालकर इन्हें पहले पीस लेंगे। अब 2 चम्मच गुनगुने दूध में हम केसर को भिगो कर रख देंगे। फिर हम जार में ठंडा दूध और केसर वाला दूध दोनों ही मिक्स करके इन्हें पीस लेंगे। फिर इस दूध को हम एक बर्तन में निकाल लेंगे और फिर इसमें हम गोंद कतीरा, चिया सीड्स और बर्फ डालकर अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और अब इन्हें ग्लास में डालकर सर्व करेंगे और ऊपर से हम पिस्ता और बादाम की कतरन से गार्निश करेंगे। तो लीजिए, तैयार है गोंद कतीरा विद मैंगो जूस। कितना अच्छा है ना, बहुत ही सुंदर रेसिपी है, मुंह में पानी आ। और एक मैं बताने वाली हूँ जो हमारे श्रोता ने भेजा है, अनरसा। ठीक है, 500 ग्राम चावल का आटा लेना है, 300 ग्राम गुड़, 2 बड़े चम्मच सफेद तिल और आवश्यकता अनुसार तलने के लिए आपको तेल, और 200 ग्राम खोया यानी मावा। चावल को धोकर साफ पानी में रात भर डालकर रख दें। सवेरे उसे छानकर सूती कपड़े में पंखे के नीचे सूखने रख दें। फिर चावल को मिक्सर जार में पीस लें। अब गैस पर पैन रखें, उसमें गुड़ को डाल दें। गुड़ की जब एक तार की चाशनी हो जाए, भाई ये तार की चाशनी बहुत परेशान करती है, यहीं पर आकर तो गूंजे से लड्डू बन जाता है जैसा कि आपका बना। अब आप मुझे छेड़ती रहेंगी पूरे टाइम। तो ये कह रहे हैं कि गुड़ की जब एक तार की चाशनी बन जाए तो उसमें चावल डालकर लगातार चलाते रहें। चावल के आटे को गुड़ में मतलब पका लें और उससे पूरा सूखने दें। ठंडा होने पर इसकी छोटी छोटी गोलियां बना लें और इसमें मावा भर के तेल लगाकर फ्राई कर लें। अनरसा निकालकर थोड़ा ठंडा होने पर ये खाने के लिए तैयार है और इसे आप 15 से 20 दिन तक रखकर खा सकते हैं। बहुत ही बढ़िया है। और एक छोटी सी रेसिपी मैं पढ़ देती हूँ अपने श्रोताओं की। वो कहते हैं, उन्होंने लिखा है कि ब्रेड का मीठा दही बड़ा। ठीक है। इसके लिए हमें चाहिए 1 कप फेटा हुआ दही, 2 चम्मच चीनी, 1 छोटा चम्मच केवड़ा जल और 2 बादाम कटे हुए, 2 पिस्ता कटे हुए। और इसको बनाने की विधि है, सबसे पहले दही ले लीजिए, उसमें चीनी मिला लीजिए, फिर केवड़ा डाल लीजिए उसमें और दही को फेंट लीजिए अच्छे से। फिर फेंटे हुए दही को अलग रख लें। फिर ब्रेड को गोल आकार में काट लें, यानी कि उसके चारों तरफ जो रहता है वो निकाल दें और सर्विंग प्लेट में कटे हुए ब्रेड रख दें और उसके ऊपर से दही चारों तरफ से डाल दें। फिर ऊपर से भी दही डालें। तो लीजिए, तैयार है ब्रेड वड़ा। खाने में बहुत स्वादिष्ट लगता है। मेरे ख्याल से इसमें और भी चीजें ऊपर से आप गार्निश भी कर सकते हैं। हाँ, जैसा आपकी इच्छा हो। मुझे तो लगता है आरती, इतनी सारी रेसिपीज आ गई हैं, सभी श्रोताओं के घर चलते हैं और सबको खा कर ये आते हैं ना, कहाँ बनाएंगे, टाइम में तो नहीं। बिल्कुल, त्योहार सर पर आ गया भाई। वो श्रोता कहेंगे चलो। बहारों की मलिका, तेरा मुस्कुराना गजब हो गया। ऐ फूलों की रानी, बहारों की मलिका, तेरा मुस्कुराना गजब हो गया। न दिल हो की रानी, बहारों की मलिका, तेरा मुस्कुराना गजब हो गया। ऐ फूलों की रानी, बहारों की मलिका, तेरा मुस्कुराना गजब हो गया। न दिल होश में है, न हम होश में है, नजर का मिलाना गजब हो गया। तेरे होंठ क्या है, गुलाबी कमल है, ये 2 पैर
नाजुक लबों से मोहब्बत की बातें हमें को सुनाना लज़ब हो गया फूलों की रानी। जी, तो इसी तरह से हंसते मुस्कुराते रहें और दीपावली पर्व की ढेरों शुभकामनाओं के साथ अब मैं मंदाकिनी जोशी और मैं आरती श्रीवास्तव चाहती हूँ इस कार्यक्रम से इजाजत। नमस्कार। नमस्कार। इस कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता अनुश्री पाठक। सखी सहेली।